Hello, myself Dr. Asif Ahmed Khan. Today I am going to discuss about hydrogen spectrum. Okay, let's see. Hydrogen स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है, जिसे हमने पढ़ा था डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कि उसके दो टाइप होते हैं, एब्जॉर्प्शन, एमिशन। एमिशन और एब्जॉर्प्शन भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, एक बैंड स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो एटॉमिक सैंपल्स के लिए होता है और आपका जो मॉलिक्यूलर सैंपल के लिए बैंड स्पेक्ट्रम आता है। तो उसी लाइन स्पेक्ट्रम का एक एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन का एक लाइन स्पेक्ट्रम का ये एग्जांपल है। तो अब इसमें होता क्या है? अब इसमें हम बहुत सारे ट्रांजिशन कराएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को पहले एक्साइट करेंगे, ठीक। फिर जब वो डी एक्साइट होके अपने ओरिजिनल ऑर्बिट्स में आएगा तो वो बहुत सारे फोटॉन्स को रिलीज करेगा। उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करते हैं और बहुत सारी से ढेर सारे लाइंस हमको ऑब्जर्व होती है, ठीक है। तो यही हम देखने वाले हैं, कई सारे ट्रांजिशन में अलग अलग तरह के वेवलेंथ हमको मिलेगा, तो उसकी स्टडी करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं इसको n equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3, n is equals to 4, n is equals to 5, n is equals to 6, n is equals to 9। अब ये क्या बनाया है मैंने? ये हाइड्रोजन के अलग अलग ऑर्बिट्स, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट है यानी फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। ये फर्स्ट ग्राउंड स्टेट और सारे एक्साइटेड स्टेट है हाइड्रोजन के मैंने यहाँ पे बनाए हैं। करना कैसे? अब इसकी एनर्जी भी देख लेते हैं। इसकी एनर्जी है -13.6, सब ईवी में होगी, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54, -0.04 और 0, ठीक है। ये इसकी एनर्जी हो गई, ये ऑर्बिट हो गया। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिशन कराएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन कराएंगे, तो इसमें कई सारी सीरीज ऑब्टेन होगी हमको, तो उसके बारे में हमको स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सीरीज है, ठीक है, तो उसको लाइमन सीरीज बोला जाता है।
तो उसमें क्या होता है कि सारी लाइंस जो है वो सब फर्स्ट वाले या उसके ग्राउंड स्टेट में आती है हाइड्रोजन के, कहीं से भी ट्रांजिशन करके डी एक्साइट होकर अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आए तो ऐसी जो सीरीज ऑब्टेन होती है उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। तो देखिए अगर सेकंड से लाइन फर्स्ट में आ रही है, थर्ड से भी लाइन फर्स्ट में आ रही है, फोर्थ ऑर्बिट से भी ट्रांजिशन होके फर्स्ट में आ रही है, फिफ्थ से भी फर्स्ट में आ रही है, सिक्स्थ से भी फर्स्ट में आ रही है, और इनफाइनाइट से भी अगर फर्स्ट में आ रही है, तो ऐसी ट्रांजिशन को हम लोग लाइमन सीरीज बोल देते हैं। लाइमन सीरीज, ठीक है। अब जब ये एनर्जी कैलकुलेट किया गया इसका, किसी भी सारे जितने भी ट्रांजिशन हुए सबकी एनर्जी जब कैलकुलेट की गई तो ये सारे अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ को बिलोंग कर रही थी, ठीक है। यानी जितने भी ट्रांजिशन हो रहे हैं सब अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई कर रही थी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो हम ये देखते हैं कि लाइमन सीरीज जो है वो किसमें होती है, ये होती है यूवी रीजन, यूवी रीजन में लाई करती है। सारी जितनी भी ट्रांजिशन आपने देखा चाहे इनफाइनाइट से हो, किसी भी ट्रांजिशन में ये क्या होती है, सब यूवी रेंज में लाई करेगी, ठीक है। फिर एक और सीरीज ऑब्टेन हुई, ठीक है, उसको बाल्मर सीरीज कहते हैं। उसमें क्या था भाई, उसमें क्या था, तो उसमें सारी जितनी भी लाइंस ट्रांजिशन होके आ रही थी वो सब सेकंड में अगर आए, सेकंड वाले n=2 में, तो उसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। तो यहां देख लेते हैं, अगर इनफाइनाइट से लाइन आए, ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट लाइन बनाते हैं, तो ये आए, फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए, सिक्स्थ से आए या इनफाइनाइट से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेकंड में आएंगी। और अगर सेकंड में आएंगी तो ऐसे सीरीज को हम लोग बाल्मर सीरीज कहते हैं, बाल्मर सीरीज कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि जो अगर लाइमन यूवी रेंज में तो ये भी यूवी रेंज में होगी, नहीं, ये इसके एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। इसके एनर्जी डिफरेंस पे जो वेवलेंथ निकलेगी वो अलग थी। इसकी जो वेवलेंथ थी वो लाई करती थी विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, ठीक है। इसकी सारी वेवलेंथ विजिबल रीजन में, यानी विब्रियोर का जो रीजन होता है उसमें लाई करती थी इसकी ट्रांजिशन। अब नेक्स्ट सीरीज, अब एक सीरीज थर्ड में भी कुछ लाइंस आ रही थी, तो उसको हम लोग पास्चन सीरीज कह देते हैं। शॉर्ट लाइन पहले बना लेते हैं, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन आ गई, ठीक है। तो इसका क्या नाम आ गया, पास्चन सीरीज आ गया। पास्चन सीरीज बोल दिया गया, ठीक है। तो पास्चन सीरीज की अब कौन से रीजन में लाई करती थी लाइन, तो पास्चन सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रीजन, इसकी लाइन जो है इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही थी पास्चन सीरीज की लाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास्चन सीरीज। सारी लाइन इसकी थ्री में आएगी, कहीं से भी डी एक्साइट होकर कहाँ आएगी, 3 में आएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कलर हम ब्लू कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब अगर सारी लाइनें फोर्थ में आने लगते, फिफ्थ से फोर्थ में आए, सिक्स्थ से फोर्थ में आए, इनफाइनाइट से फोर्थ में आए, तो जो सीरीज ऑब्टेन होगी उसको अब हम लोग नाम दे देंगे ब्रैकेट सीरीज,
ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज भी किसमें लाई करती थी? सेम, ये भी इंफ्रारेड रीजन में ही, IR रीजन में ही लाई करती थी, ठीक है। इंफ्रारेड रीजन में ही ये लाई करती थी। अब एक सीरीज और ऑब्टेन होती है, ठीक है, एक सीरीज और ऑब्टेन होती है, बना लेते हैं, ठीक है। ये अगर एक, तो इसकी लाइन फिफ्थ में होती है, एक इनफाइनाइट से आती है, तो इसको कहते हैं हम लोग पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। अब इसका ये कौन से रीजन में लाई करती है? तो सेम ये भी इंफ्रारेड रीजन में ही, IR रीजन में ये भी लाई करती है। तो इस तरह की जब सीरीज ऑब्टेन होती है अलग अलग ट्रांजिशन की, तो हम लोग इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब ये जो लाइंस बन रही हैं, ये जो लाइंस हैं, ये ट्रांजिशन लाइन है। क्या है? ट्रांजिशन लाइन है। तो अब मैं जब 11th क्लास में था, जब मुझे पढ़ाया गया था, तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि एक एमिशन लाइन और ये ट्रांजिशन लाइन है, मैं समझ नहीं पाता था, क्योंकि क्वेश्चन आता है एमिशन लाइन पे कि इतनी लाइंस ऑब्टेन होती है, एक फॉर्मूला है, उस जो फॉर्मूले को मैं अप्लाई करता था, तो जो वैल्यूज आती थी, फॉर एग्जांपल 10 लाइंस आ गई। अब इसमें मैं उसमें गिनता था 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 लाइंस है और फॉर्मूले में आ रहा है 7। मैंने टीचर से भी पूछने की कोशिश की, तो मुझे उतना समझ में नहीं आ पाया। तो जब खुद से पढ़ा, इधर उधर सर्च किया, तब उस वक्त मुझे आया था। तो आज तक मुझे याद है अपनी गलती। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लाइंस हैं, ये ट्रांजिशन लाइन है। ये इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होके जा रहा है तब की लाइंस है। और जो एमिशन लाइन, जो क्वेश्चन में पूछता है, यानी कि ये जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी लूज करता है, वो लाइंस ऑब्टेन होगी जो फोटोग्राफिक प्लेट पे, उस पे क्वेश्चन आता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो यहां से वेवलेंथ रिलीज करेगा, उसके बारे में पूछ रहा है। इसकी वेवलेंथ होगी, इसकी वेवलेंथ होगी, सबकी, यहां से भी बहुत सारे वेवलेंथ वो रिलीज करेगा, तो उसको एमिशन लाइन कहते हैं, उस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये सीरीज हो गया। अब तो बीच में कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गए थे, कुछ वीडियो अपने आप बंद हो गई थी, तो आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हम सीरीज बनाए थे, ठीक है, हम सीरीज बनाए थे, और सीरीज में हमने देखा कि ये जो लाइंस है, ट्रांजिशन लाइंस, ये एमिट करती है, ठीक है, वेवलेंथ एमिट करती हैं। जब भी कोई पर्टिकुलर ट्रांजिशन करती हैं तो वेवलेंथ एमिट करती हैं, ठीक है। अब इसके वेवलेंथ को कैलकुलेट कैसे करना, कैसे पता चला कि जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट में लाई कर रही है, बालमर सीरीज है विजिबल रीजन में लाई कर रही है। तो इसके लिए हम लोग रेडबर्ग फॉर्मूला पढ़ते हैं। रेडबर्ग्स फॉर्मूला क्या काम आता है भाई? Calculate the wavelength of a particular transition in hydrogen spectrum। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पर्टिकुलर जो भी ट्रांजिशन है, उसको अगर स्टडी करना है, उसके वेवलेंथ के बारे में स्टडी करना है, तो
तो हम यूज करते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, रेडबर्ग फॉर्मूला। अभी कैलकुलेट कैसे किया गया था, तो कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि सपोज दो ट्रांजिशन में ले रहा हूं, ठीक है, ये ट्रांजिशन है। अब इलेक्ट्रॉन जो है, फॉर एग्जांपल अगर इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E1 है, ठीक है, तो अब ये जब ट्रांजिशन होगा तो यहाँ पे कोई वेवलेंथ निकलेगी h न्यू, ठीक है, एनर्जी की। तो हम क्या करेंगे, अगर इस h न्यू, इस एनर्जी को फाइंड करना है, तो क्यों ना इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस ले लें। अगर इन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस ही जो एनर्जी है, जो ये लॉस्ट एनर्जी है, ये क्या है, लॉस्ट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लेम्डा के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रही है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, एमिशन करता है, हायर से लोअर लेवल में आता है, तो वो एनर्जी रिलीज करता है। वही जो लॉस हो गई एनर्जी, उसी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस ले लेंगे। तो ये देखते हैं, तो डेल्टा E हम लिखेंगे E2 माइनस E1, ठीक है। अब डेल्टा H हम लोग डेल्टा E को लिख सकते हैं HC बाई लेमडा, क्योंकि हमको लेमडा कैलकुलेट करना है, इज इक्वल्स टू E को क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस 13.6 अपॉन N2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर ये N1 में ये N2 है, अगर ये वाला ऑर्बिट N1 है, ये वाला ऑर्बिट N2 है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो N2 से N1 में आ रहा है। तो सेम यहाँ पे होगा, E2 की जगह हम ये लिख देंगे, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 13.6 अपॉन N1 स्क्वायर, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं SC बाई लेमडा, ठीक है, माइनस 13.6। हाँ, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13.6 अपॉन इंटू Z स्क्वायर। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए हम दो ट्रांजिशन लाइंस को ले लेते हैं, ठीक है। इसकी मान लेते हैं एनर्जी E2 है, इसकी मान लेते हैं एनर्जी E1 है, ठीक है। ये N1 ऑर्बिट है, ये N2 ऑर्बिट है। अब होता क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, ठीक है। अब जब वो आएगा तो एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है, एनर्जी एमिट करेगा। तो इस ट्रांजिशन में जब E2 से E1 आ रहा है, जो एनर्जी लॉस हो रही है, क्या इस डिफरेंस के बराबर होगी? जो भी एनर्जी का जो फिक्स एनर्जी है, जैसे कि हमने अपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा था, ठीक है। हाँ, जो भी लॉस एनर्जी है, जो हमारे स्पेक्ट्रम में पढ़ा था, जो वो क्या हो जाएगी, वो इन्हीं दोनों के डिफरेंस से होगी, ठीक है। तो हाँ, तो अब आइए देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो हम दो लाइंस ले लेते हैं, दो ट्रांजिशन लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये N1 ऑर्बिट है, N2 ऑर्बिट है, ठीक है।
इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है। अब ट्रांजिशन जब करता है इलेक्ट्रॉन तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, ठीक है। जब वो आएगा तो एनर्जी को एमिट करता है h न्यू के फॉर्म में। तो अब ये जो h न्यू है एनर्जी है, ये इन्हीं दोनों एनर्जी का डिफरेंस है, यानी जिस अभी वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तो वो इतनी E2 एनर्जी कैरी करता है। जब वो E1 में आएगा तो कुछ उसको एनर्जी हटाना पड़ेगा ताकि वो E1 में आ जाए। वही एनर्जी जो लॉस एनर्जी है, इसको हम लोग लॉस एनर्जी बोलते हैं, लॉस एनर्जी। अगर हम लॉस एनर्जी को कैलकुलेट कर ले तो हमारा क्या मिल जाएगा, लेमडा हमको मिल जाएगा, वो लॉस एनर्जी का लेमडा मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करते हैं लॉस एनर्जी का लेमडा को, तो किस तरह होगा भाई। तो हम जानते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, इसी एनर्जी का डिफरेंस लेना है हमको। तो E2 को हम लोग लिख सकते हैं HC अपॉन लेमडा, क्योंकि मुझे लेमडा ही कैलकुलेट करना था। E1 हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। तो लिखा आगे HC बाई लेमडा इज इक्वल्स टू -13 है, इसको कॉमन ले लेंगे। हाँ, एक काम करते हैं, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको इधर ले लेता हूँ मैं, हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। इसको ऐसे बना के अब आप देख सकते हैं कि यहां से हम SC को उधर ले जाएंगे, तो 1 बाई लेमडा जो हो जाएगा माइनस 13.6 अपॉन HC इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये सारी कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। तो इसको हम लोग R बराबर H 13.6 अपॉन SC को हम लोग लिखते हैं 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है, -7 मीटर। इसको हम लोग कहते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। ये प्लस का E7 है, X नीचे है ना, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू, अब उसको R लिख सकते हैं उसके जगह इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ये है हमारा, ठीक है। ये इस फॉर्मूले से हम लोग ये वो फॉर्मूला है जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ट्रांजिशन का लेमडा, ठीक है। और इसके अलावा क्या पूछता है, इसके अलावा हमसे पूछ सकता है वो, ये तो ये हो गया फॉर्मूले का ए पार्ट। और क्या पूछ सकता है भाई, तो वो हमसे भी फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। हमको मालूम है कि न्यू बराबर होता है C बाई लेमडा। तो हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले को C बाई C से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, C से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू R इंटू C इंटू जेड स्क्वायर
1/n1 का स्क्वायर 1, ठीक है, n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा न्यू भी इस तरह से आ जाएगा। और क्या पूछ सकता है, और हमको जानते हैं सी हमसे वेव नंबर पूछ सकता है, वेव नंबर लैम्डा बार। तो आसान है, 1/λ को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूले को हम लोग 1/λ को ही डायरेक्ट क्या बोल देंगे, वेव नंबर बोल देंगे। अब जब इसको क्वेश्चन करेंगे तो देख लेंगे। अब एक टेबल बना लेते हैं, एक टेबुलेशन बना देते हैं, जिससे हमारा बाकी का काम आसान हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है ये टेबल, ठीक है। तो बना लेते हैं, सीरियल नंबर सीरीज हो गया, n1 हो गया, n2 हो गया, रीजन इसमें है सीरियल नंबर 1 लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज जो है वो हमेशा फर्स्ट, n1 उसका क्या रहेगा, हमेशा फर्स्ट में आगे सारी लाइन से उसका आगे लाई करेगी, फर्स्ट में लाई करेगी, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं कि लाइमन की सारी फर्स्ट लाइन, इसको अब हम लोग इसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं। सीरीज की जितनी भी सबसे छोटी लाइन है उसको फर्स्ट लाइन बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, इसको थर्ड बोलेंगे, या इसकी जगह अल्फा, बीटा, गामा भी चलता है, ठीक है। ऐसे ही ये इसकी फर्स्ट लाइन है, 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 और आगे नंबर बढ़ता रहेगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये इसका सेकंड हो जाएगा, एंड थर्ड, सो ऑन, ठीक है। अभी इसको हम देख लेंगे, सारे नोट्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट लाइन जो है लाइमन की सारी लाइंस जो है वो फर्स्ट में आ रही, n1 में आ रही, बाल्मर की सारी लाइन 2 में, पाश्चन की 3 में। तो इसी को हम लोग एक टेबल के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। तो इसका जो सेकेंड लाइन है वो कहां से होगा, वो सेकेंड से होगा, वो 2 से होगा, वो 3 से होता है, सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे अब सेकंड की बात करें, बाल्मर सीरीज की, रीजन इसका है अल्ट्रा वायलेट रीजन। बाल्मर सीरीज की बात करें तो बाल्मर सीरीज की बात करते हैं, तो इसकी सारी लाइंस आके सेकंड में रुकती हैं। आती कहां से, थर्ड से आ सकती है, फोर्थ से आ सकती है, एंड इनफाइनाइट, सो ऑन, ठीक है। ऐसे वर्ड हम लोग बात कर लें लाइन बाल्मर पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में क्या है, पाश्चन में सारी थर्ड में आती है लाइन, कहां से आती है, तो फोर्थ से आती है, फिफ्थ से आती है, इनफाइनाइट तक। और इसकी जो लाइन है वो विजिबल रीजन में आएगी, इसकी जो लाइन है सारी इंफ्रारेड रीजन में आएगी, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज सारी फोर्थ में,
5th से 6th से इनफाइनाइट से ये भी इनफाइनाइट रीजन में लाई करती है। फिर आपके 5th आ जाएगा पी फंड की सारी लाइनें 5th में आती हैं। कहाँ से 6th इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट रीजन में लाई करती है। ठीक है, अब ये टेबल जो है हमारे काम करता है न्यूमेरिकल पर्पस के। अब उसके कुछ नोट्स हैं, वो ध्यान रखना आपको। क्या है तो नोट नंबर 1, क्वेश्चन में कई बार वो फर्स्ट लाइन बोलता है, फर्स्ट लाइन या स्टार्टिंग लाइन बोलता है। फर्स्ट लाइन, स्टार्टिंग लाइन या अल्फा लाइन भी कई बार यूज करते हैं। तो वो क्या होता है, तो सीरीज की जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है, शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ एवरी सीरीज, सीरीज की जो सबसे छोटी लाइन होती है या सबसे जो छोटा ट्रांजिशन होता है उसी को फर्स्ट लाइन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये सीरीज की सबसे छोटी लाइन फर्स्ट लाइन, और सबसे जो लास्ट लाइन होती है उसको इनफाइनाइट लाइन बोलते हैं। उसको इनफाइनाइट, जो लास्ट लाइन होती है उसको इनफाइनाइट लाइन, और फर्स्ट लाइन होती है स्टार्टिंग हमेशा शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन से होती है, एंड सो ऑन बड़ा होते जाता है ट्रांजिशन, 1 2 3 काउंटिंग बढ़ती जाएगी। हर सीरीज के लिए एप्लीकेबल है। तो जब भी क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आएगा तो शॉर्टेस्ट लाइन के बारे में बात कर रहा है तो आपको फर्स्ट लाइन के बारे में बात कर रहा है तो आपको शॉर्टेस्ट लाइन कंसिडर करना है, जो उसकी शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होता है। ठीक है, और क्या पूछ सकता है सेकंड, जो भी आपसे मैं डिस्कस कर रहा था। सेकंड जो इम्पोर्टेंट नोट है वो, अब ये लास्ट लाइन बोल सकता है, लास्ट लाइन बोल सकता है, लिमिटिंग लाइन बोल सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन बोल सकता है। ये सब क्या होती है, और जैसे ये शॉर्टेस्ट है तो लॉन्गेस्ट जो लाइन है, लॉन्गेस्ट लाइन को हम लोग इनफाइनाइट लाइन बोलते हैं। तो यानी कि जो सबसे बड़ी ट्रांजिशन हो रही होगी उसको लॉन्गेस्ट लाइन में कंसिडर करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या पॉइंट है, तो पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, वो कई बार एनर्जी मैक्स पूछता है, किस ट्रांजिशन की एनर्जी मैक्स होगी, या उसी को हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा मिनिमम किसकी होगी। तो हमको पता है कि एनर्जी जो है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको कैसे क्रैक डाउन करेंगे क्वेश्चन में, तो अगर ई मैक्स है तो हमको ये लेके चलना है कि जो सबसे बड़ी ट्रांजिशन है उसी की एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी। हमको ऐसे याद रखना है कि हम सबसे ऊंचाई से जब गिरेंगे तो सबसे ज्यादा चोट लगती है, सबसे ज्यादा चोट लगती है, यानी कि सबसे ज्यादा उसमें एनर्जी होती है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, जितने ऊंचाई से गिरेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन जितने ऊंचे से, जितने हाइट से आएगा उतनी वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, आपको याद होगा कि जो इनफाइनाइट है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो फर्स्ट लाइन है वो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी ट्रांजिशन वो करेगा तो इसकी एनर्जी भी 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी, बाकी की कम है। बाकियों की ट्रांजिशन की हम लोग यहाँ चेक कर लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी -13, यहाँ 0 है। ये जो सबसे ऊंचाई से गिरेगा तो उसकी क्या होगी, एनर्जी मैक्सिमम होगी और उसका लैम्डा मिनिमम होगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या होगा, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, यह लाइन। ठीक है, फिर और क्या पूछ सकता है, फोर्थ पॉइंट जो है वो पूछेगा कि ई मीन पूछ सकता है,
या लेमडा मैक्स पूछ सकते हैं, तो जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। अब जो शॉर्टेस्ट लाइन है, शॉर्टेस्ट लाइन की जब से छोटी लाइन होगी सबसे कम दूरी से गिरेंगे, कम चोट लगेगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट लाइन होगा उसका लेमडा क्या होगा, मैक्स होगा। और ध्यान रखने वाली बात क्या है, फिफ्थ हमको ये ध्यान रखना है कि जो N2 है वो हमेशा N1 से बड़ा हो। हमेशा याद रखना है कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट है कि हमेशा N2 जो है वो N1 से बड़ा होगा, ठीक है। ये सारी बातें जो है वो क्वेश्चन में पूछता है, ठीक। तो ये हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड, नंबर ऑफ लाइंस पूछा है, वो नंबर ऑफ लाइन पूछता है, ठीक है। वो ट्रांजिशन लाइन के बारे में नहीं पूछता है, वो ये पूछता है कि लाइन कितनी एमिट हो रही है, कितनी वेवलेंथ फोटोन निकल रहा है, उसका क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। तो आइए देखते हैं, नंबर ऑफ एमिटिंग लाइंस, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे है इसका, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये वो फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये डेल्टा एक्स क्या है, तो ये है नंबर ऑफ एमिटिंग लाइंस, ये नंबर ऑफ लाइंस बताएगा। अगर डेल्टा एन ध्यान रखना है तो यहाँ N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 है। फॉर्मूले में हम लोग N1 माइनस N2 कर, उस फॉर्मूले को हमने इजी बनाने के लिए ऐसा किया, मगर हम यहाँ पे N2 माइनस N1 कर रहे हैं, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया एमिटिंग लाइंस का फॉर्मूला। इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। हाँ, और ध्यान रखिएगा कि एमिटिंग और ट्रांजिशन लाइन में फर्क है। ये ट्रांजिशन लाइन है, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इसमें जो फोटोन निकलता है वो ये इसका फॉर्मूला है। अब हो सकता है कि ये ट्रांजिशन, जैसे इलेक्ट्रॉन ये ट्रांजिशन ऐसे कर रहा है, ठीक है, या एक बार में ही पहुंच जा रहा है। जैसे हमने स्टार्टिंग में हम जानते हैं कि ये कैरेक्टर होता है एमिशन स्पेक्ट्रम का कि वो कई सारी लाइंस बनाता है, ठीक है। तो अगर सेम तरह का ट्रांजिशन है वो कई स्टेप में भी आ सकता है। अब इसका लेमडा कुछ और होगा, ये छोटा ट्रांजिशन किया तो इसमें लाइन कुछ और निकलेगी, यानी 2 लाइंस निकलेगी। इसमें सेम ट्रांजिशन के लिए एक ही लाइन निकलेगी। तो यही वो नंबर ऑफ लाइन पॉसिबल लाइन को वो कैलकुलेट करता है x, ठीक है। अब क्वेश्चन जब अभी हम लोग करेंगे तो उसको देख लेंगे कि कितने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है, अब क्वेश्चन की बारी। तो सबसे पहले एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, एक एनसीईआरटी के सवाल से। एनसीईआरटी के सवाल से क्वेश्चन है, फाइंड लैम्डा ऑफ ट्रांजिशन from n is equals to 6 to n is equals to 2 in हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम में हमको लेमडा बताना है, वेवलेंथ बताना है। अगर ट्रांजिशन 6 से कहाँ हो रहा है, 2 में हो रहा है, तो रेडबर्ग फॉर्मूला लगा लेंगे। हाँ, अब एक खास बात को ध्यान रखना है हमको कि जब न्यूमेरिकल हम लगा रहे हैं तो 1/r जो है इसको 910 एंगस्ट्रॉम मानते हैं, ठीक है। अब जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो ये बहुत हमारा हेल्प करेगा, कैलकुलेशन को इजी बना देगा। तो जब भी 1/r आ है उसको हम लोग 910 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए।
ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। 1 बाई लेमडा इज इक्वल्स टू आर। अब हाइड्रोजन के लिए तो जेड स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर। N1 क्या है, N1 2 का स्क्वायर हो जाएगा, N2 क्या है, ये 1/6। N2 हमेशा N1 से बड़ा रहेगा, ये हो गया आपका। ठीक है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई लेमडा इज इक्वल्स आर इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, 1/4 माइनस 1 हो जाएगा 36। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई लेमडा इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, 32 अपॉन में 4 इंटू 36। ठीक है, तो ये 8 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2/9। ठीक है, 2/9 लिख सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 1 बाई लेमडा इज इक्वल्स टू 2r अपॉन में 9, और लेमडा को ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 9/2 इंटू 1/r। और आपको मैंने अभी बताया था कि 1/r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 9/2 इंटू 9 इंटू 10 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूमेरिकल, बहुत इजी सा आता है, और ये इजी न्यूमेरिकल है भी। अब थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाएंगे, तो अब इसी से रिलेटेड और क्या क्या पूछ सकता है, तो वो पूछ सकता है आपसे। अब इसी को सेकंड पार्ट वैसे है नहीं एनसीईआरटी में, मैं करा दे रहा हूं। और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। तो अगर हमको लेमडा पता चल गया तो फ्रीक्वेंसी निकालना आसान है। हमको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c बाई लेमडा। अब 1 बाई लेमडा क्या था, c क्या है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अपॉन में लेमडा आ रहा था 1 बाई लेमडा क्या आ रहा था, तो 1 बाई लेमडा अगर 2r अपॉन 9, तो 2r इंटू 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, थर्ड आपसे क्या वैरायटी पूछ सकता है, थर्ड आपको पूछ सकता है वेव नंबर पूछ सकता है, वेव नंबर लेमडा बार पूछ सकता है। तो इसका वो फॉर्मूला आप जानते हैं कि लेमडा बार क्या होता है, 1 बाई लेमडा, सेम आ जाएगा 2r अपॉन 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इजी सा पार्ट है। लेमडा अगर निकाल लेंगे तो ये सब भी हम बता लेंगे। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन आता है, रेशियो वाले क्वेश्चन आता है। अब एक नीट का सवाल करते हैं, नीट 25 में आया था। क्या है नीट 25 का सवाल भाई, तो क्वेश्चन रखी पॉइंट रेशियो लेमडा फ्रॉम our transition between n is equals to 3 to n is equals to 2 and n is equals to 6 to n is equals to 4 in हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। अब इसको अप्रोच कैसे करना है, तो हमको लिख देंगे 1 अपॉन, पहले सारा गिवन लिख देते हैं। गिवन हम लेमडा 1 जो है वो मान रहे हैं, जो ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 3 से लेके 2 में हुआ है, और लेमडा 2 मान रहे हैं
जो ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 6 से 4 में हो रहा है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाई लेमडा 2 अपॉन 1 बाई लेमडा 1। इसको क्या लिख देंगे, लेमडा 2 है। अब लेमडा 2 के लिए ये आपका n1 है, ये आपका n2 है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि n1 हमेशा छोटा रहेगा n2 से। ये इसके लिए n1 है, ये इसके लिए n2 है। फटाफट सवाल लगा देते हैं। ठीक है, 1 बाई 4 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 6 का स्क्वायर अपॉन में 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, साइड में भी करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई लेमडा 2 बाई 1 अपॉन लेमडा 1। इसको लिख सकते हैं 36 माइनस 60 अपॉन 36 इंटू 60 अपॉन में नीचे लिख सकते हैं हम लोग 9 माइनस 4 अपॉन में 9 इंटू 4। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे। तो लेमडा 1 को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 बन जाएगा। ठीक है, 1 से 1 को कट जाएगा, इसको ऊपर ले लेते हैं। ये आपस में माइनस हो सकते हैं, हो जाएगा 20, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 20 इंटू 36 अपॉन में नीचे क्या है, ऑलरेडी 36 है इंटू 16 है। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या 36 से 36 कट जाएगा, ये है आपका आ जाएगा, ये 5/4 आ जाएगा। ये रेशियो आ जाएगा आपका 5/4। तो इतना आसान है नीट में आया हुआ सवाल, जो हमारे इस छोटे से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टॉपिक से हर साल पे रिपीट करता है। अब और क्वेश्चन टफ कैसे बना, ये तो इजी है। अब पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा है नीट में भी, जैसे कि हम लोग लास्ट ईयर देखे थे। तो एक सवाल आ सकता है रेशियो वाला ही कि फाइंड रेशियो ऑफ E min of Lyman series to E max of Balmer series। ठीक है, तो ये वाली बात ऐसे पूछ सकता है, E min और E max के फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रैक करना। कल आपको मैंने बताया था कि वो सेकंड आज वाले लेक्चर में बताया था कि ई जो मिन है उसको कैसे क्रैक डाउन करेंगे। तो मैंने बताया था कि जितने ऊंचाई से गिरेंगे उतना ज्यादा चोट लगेगा, उसकी एनर्जी इतनी मैक्सिमम लगेगी। जितने छोटे हाइट से गिरेंगे उतनी कम चोट लगेगी। यानी कि हमको क्या देखना है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होता है, और सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सबसे फर्स्ट वाली लाइन होती है। तो फर्स्ट लाइन कहां से कहां होती है लाइमन के लिए, तो वो N1 में आती है। कहां से, N2 से N1 में आती है। ठीक है, और इसका N2 जो होता है वो 2 होता है, और N1 जो होता है 1 होता है। तो 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, मिन होगी। अब ये ई मैक्स बोल रहा है, ई मैक्स बाल्मर सीरीज के लिए। तो ये तो लेमडा लाइमन के लिए होगा, और लेमडा बाल्मर के लिए ई मैक्स का मतलब यही क्रैक कर लेंगे। तो इसका N2 से N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब मैक्सिमम कब होगा, जब सबसे हाइट से हम लोग गिरेंगे, और वो होता है जब ट्रांजिशन कहां से हो रहा हो, जब ट्रांजिशन जो है वो होता है आपका इनफाइनाइट से, जब हम कहा गिरते हैं उसके जो भी स्पेसिफाइड उसका
n1 की वैल्यू है, जैसे बाल्मर के लिए 2 होता है, तो इसका मतलब हम लोग इसकी n2 जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और n1 उसका हमेशा 2 ही रहता है, ये तो चेंज नहीं होता है। तो बस अब इन्हीं का रेशियो हम निकाल लेंगे, ऐसा भी सवाल आ सकता है। चलिए देखते हैं। तो 1/λ लाइमर अपॉन 1/λ बाल्मर, ऐसे भी सवाल आ चुके हैं। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका लैम्डा लाइमर के लिए 1 है 2, तो R 1/2 का 1 में जा रहा है 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में R। अब इसका जो तो 2 होगा माइनस 1/∞, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं, छोटा कर देते हैं, चलिए, तो 1/λ अपॉन 1/λb को लिख सकते हैं कि R से R यही कट जाएगा, और ये लग सकते हैं 2 - 1/4 -1/4 × 1, और नीचे लिख सकते हैं 1/∞ क्या होता है 0, तो 1/4 -1/∞ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1/λ L 1/λb, ये आ जाएगा आपका 3/4, और ये आपका आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, लगेगा ये 3/4 आ जा रहा है, और ये तो 0 हो गया टोटल, ये तो क्या हो गया 0 हो गया, तो 1/4 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, लैम्डा बी को ऊपर ले जाएंगे, लैम्डा बी अपॉन लैम्डा एल इक्वल्स टू 4 ऊपर जाएगा, 4 × 3 अपॉन 1 × 4, तो 4 से 4 कटेगा, आ जाएगा 3:1 का रेशियो आ जाएगा। तो ऐसे भी सवाल अगर आ जाएंगे तो ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, अब इसको बस क्रैक करना होगा। अब जैसे मेरे क्वेश्चन में ई मीन दे दिया, आपको इसी की जगह लैम्डा मीन लैम्डा मैक्स दे सकता है, या सेम ही दे सकता है, बोलेगा लैम्डा मीन ऑफ बाल्मर पार्शियल, कोई भी सीरीज बना के वो सवाल इस तरह के बना देगा। हमको बस प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसको क्रैक करना आना चाहिए, तो ये सवाल हो जाएंगे हमसे। अब एक सवाल और पूछता है, लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर नहीं, पार्शियल ले लेते हैं, क्योंकि बाल्मर लाइन में बहुत लगा दिया, पार्शियल सीरीज, ठीक है। तो अब एक सवाल आ सकता है, ये लिमिटिंग लाइन, ठीक है। तो लिमिटिंग लाइन मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग लाइन का मतलब होता है कि इनफाइनाइट वाली लाइन। तो इनफाइनाइट से जब भी ट्रांजिशन हो रहा होता है तो उसको लिमिटिंग लाइन, तो इसका सवाल इस वर्ड को यूज कर सकता है। और ध्यान रखना है कि लिमिटिंग लाइन बोले, लास्ट लाइन बोले, ठीक है, तो या ई मैक्स बोले, तो वो सारी किस चीज को बताती है कि ट्रांजिशन जो है वो कहां से हो रहा है, वो इनफाइनाइट से हो रहा है। तो चलिए इसको फटाफट लगा देते हैं। तो हम जानते हैं पार्शियल के लिए n1 की वैल्यू जो होती है वो 3 होती है, और लिमिटिंग लाइन बोल दिया तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगी। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको फटाफट सॉल्व कर लेना है, क्योंकि करेक्ट हमने कर लिया है। 1/λ इज इक्वल्स टू, इसका 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/λ का स्क्वायर, और सॉरी इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो ये
तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो इंटू आर, ठीक है। तो 1/λ हम लोग लिख सकते हैं R/9, और फिर ठीक है R/9, तो लेमडा को लिख सकते हैं 9 इंटू 1/R, 9 इंटू 910। ये कर लेने पे ऐसे भी क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे। तो इससे इस तरह के वैरायटी के सवाल बनते हैं, ठीक है। अब हमारा एक और क्वेश्चन छूट रहा है, वो है नंबर ऑफ, ठीक है, एमिटिंग लाइंस पे। जो नंबर ऑफ स्प्लिट एमिटिंग लाइन थी उस पे एक सवाल आ जाता है। तो एक सवाल ले लेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। When is from n is equals to 6 to n is equals to 2, ठीक है। तो हमको याद होगा फॉर्मूला कि डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही फॉर्मूला था। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एन जो डेल्टा एन है n2 माइनस n1 है। फॉर्मूले में भले हम लोग 1/n1 माइनस 1/n2 करते हैं, ठीक है, पर यहाँ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है, ध्यान रखना है हमको, नहीं तो हमसे गलती हो सकती है। तो अब ये सिंपल है, करना क्या है, सिंपल सा डेल्टा एक्स को हम लोग लिख देंगे डेल्टा एक्स, एन डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, n2 माइनस n1। अब n2 बड़ी वाली वैल्यू होती है, n1 छोटी वाली वैल्यू होती है। तो मुझे 4 आ रहा है, 4 इंटू, अब डेल्टा एन 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 4 इंटू 5/2, तो ये आ जाएगा आपका 10 लाइन्स, यानी कि वो 10 फोटॉन्स, ठीक है, 10 फोटॉन्स वो एमिट करेगा जब वो कहां से आता है, 6 से 2। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 10 फोटॉन्स या उसको 10 लाइन्स जो बोल रहे हैं ये करता है। इतने वैरायटी ऑफ सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये अगर इस टॉपिक को हम ऐसे कर ले तो हमारे सवाल जो है वो फिक्स हो जाएंगे, उससे गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। थैंक यू।